अब हम आपको उस राजनीतिक लड़ाई के बारे में बताएंगे जिसमें एक तरफ परिवारवाद है और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। लालू यादव ने विपक्ष की रैली में एक सवाल उठाया कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है, तो वो परिवारवाद की क्या बात करते हैं जब उनका अपना ही परिवार नहीं है। और इसके तुरंत बाद बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया और अब यह लड़ाई परिवारवाद वर्सेस मोदी के परिवार में तब्दील हो गई है। इसलिए पहले आपको लालू यादव का वो भाषण सुनवाते हैं जो उन्होंने 3 मार्च को पटना की विपक्ष की रैली में दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास परिवार नहीं है तो वो परिवारवाद की बात क्या करते हैं। पहले उनका यह बयान सुनिए। मोदी कोई चीज है क्या? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं है, तुमको होगा बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? असल में विपक्ष के नेता बार बार एक ही गलती करते जा रहे हैं और यहां लालू यादव से 2 गलती हुई है। उन्होंने 2 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। और वो मुद्दे क्या हैं? परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सवाल उठ ही नहीं सकता और पूरा देश ये जानता है कि वो जिस डेडिकेशन के साथ पूरे देश की सेवा कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए लालू यादव ने भले ही ये मुद्दा उठाया है, लेकिन भारत के लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे अपना सब कुछ छोड़कर दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। दूसरा जो सवाल उन्होंने उठाया है वो है उनके हिंदुत्व पर, उनके हिंदू होने पर। और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी मोदी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। फरवरी 2022 में लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की जेल की सजा हुई थी और बाद में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से अप्रैल 2023 में हेल्थ ग्राउंड्स पर यानी स्वास्थ्य के मुद्दों पर जमानत मिल गई थी। और उसी दिन से सीबीआई अदालतों में लगातार यह कह रही है कि बैडमिंटन खेलने वाले लालू यादव को आखिर अदालत हेल्थ ग्राउंड्स पर कैसे जमानत दे सकता है। और आज भी लालू यादव रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष की गठबंधन की तमाम बैठकों में जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का सबसे बड़ा आधार उनके खराब स्वास्थ्य को माना था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन अभी सच्चाई है कि लालू यादव लोकसभा चुनावों के लिए रैलियां भी कर रहे हैं, रैलियों में जबरदस्त पूरी ताकत के साथ भाषण भी दे रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, चुनाव को लेकर यात्राएं भी कर रहे हैं, बैठकों में भी जा रहे हैं। वर्ष 2014 में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को तब चाय वाला कहा था। तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले ही उन्होंने चाय वाला कहकर बुलाया था और कहा था कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। इसके बाद बीजेपी ने इस चाय वाले को ही अपना चुनावी मुद्दा बना लिया, चुनावी नारा बना लिया और बीजेपी की लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हुई। इसी तरह 2019 में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है और इसके बाद बीजेपी ने मैं भी चौकीदार ये कहकर एक नया चुनावी नारा गढ़ दिया और बीजेपी के तमाम समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया मैं भी चौकीदार। और अब 2024 का चुनाव मोदी के परिवार के नाम पर लड़ा जा रहा है, यानी विपक्ष का परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। और मोदी ने आज अपने विशाल परिवार का परिचय दे दिया है। वो विशाल परिवार है भारत के लोग, भारत के आम लोग। और आज यही प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की एक रैली में भी कहा है। एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग
मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। तो विपक्ष के नेताओं ने बैठे बैठे प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को एक नया मुद्दा दे दिया और उन्होंने उस मुद्दे को एक शानदार कैच की तरह लपक लिया है। और एक नया मुद्दा चुनाव में अब आपको देखने को मिलेगा। चुनाव में ब्लैक और व्हाइट की तरह अब एक तरफ आपको मिलेगा विपक्ष के परिवारवाद का मुद्दा और दूसरी तरफ मिलेगा मोदी के परिवार का मुद्दा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को बता दिया कि मेरा जो परिवार है वो बहुत विशाल है और उनका जो कनेक्ट है देश के गरीब लोगों के साथ, उनका जो एक विशेष रिश्ता जो बना हुआ है भारत के आम लोगों के साथ, ये जो रिश्ता है ये उन्हें अब इस चुनाव में बहुत मदद करेगा। और उन्होंने इसी रिश्ते के बल पर आज ये जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि अब मोदी का जो परिवार है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और उन्होंने अब बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। चुनाव अब बिल्कुल नजदीक हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उस सूची की आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही है, आपने भी सुना होगा। लेकिन उस सूची का एक विश्लेषण अब हम आपके सामने करते हैं कि ये जो सूची आई है इसके पीछे बीजेपी की क्या सोच है और इसका क्या मतलब है। बीजेपी की पहली सूची में कुल मिलाकर 195 सीटों के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 47 उम्मीदवारों की उम्र 50 वर्ष या उससे कम है, जबकि 148 उम्मीदवारों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी की पहली सूची में 76% उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। इसके अलावा 195 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि ओबीसी समुदाय से सबसे ज्यादा 57 नेताओं को टिकट दिया है। और इनमें लोकसभा में इनमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक ओबीसी उम्मीदवार हैं, वो स्वयं ओबीसी समुदाय से हैं। तो ये ब्रेकअप आप देख लीजिए। ओबीसी के अलावा 27 उम्मीदवार दलित समुदाय से हैं, 18 आदिवासी समुदाय से और कुल 93 उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी से हैं, यानी जनरल कैटेगरी से, सामान्य श्रेणी से। जिन 195 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, उनमें से पिछली बार बीजेपी ने 193 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 151 सीटों पर वो जीती, 24 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, 18 सीटों पर तीसरे स्थान पर। और इन 18 सीटों में से 11 सीटें अकेले केरल में थी, 5 सीटें तेलंगाना में और 2 सीटें पश्चिम बंगाल में थी। एक और बड़ी बात यह कि 195 में से 81 उम्मीदवार इस बार नए हैं, जबकि 114 उम्मीदवार यानी 59% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी ने उनकी सीट से दोबारा टिकट दे दिया है। और इन 114 में से भी 106 उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव में जीते थे, जबकि 8 उम्मीदवार उस समय अपनी सीटों से हार गए थे। लेकिन बीजेपी ने इन 8 सीटों पर हारे हुए उम्मीदवारों पर भी फिर से इस बार दांव खेला है, उन्हें दोबारा टिकट दे दी, बावजूद इसके कि वो हार गए थे। जिन 81 सीटों पर नए उम्मीदवारों को टिकट मिला है, उनमें से 46 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछली बार एनडीए को जीत मिली। बीजेपी ने इन 46 सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया
और इनमें से ऐसे सांसदों के भी नाम हैं जिन्होंने इससे पहले विवादित बयान दिए थे। इसलिए कई बार जब आप देखते हैं कि बीजेपी के सांसद या नेता कोई बड़ा विवादित बयान दे देते हैं जिसको लेकर बहुत हेडलाइन भी बनती है, तो बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो एक एक बात को ध्यान से देख रहा होता है उस समय। ये सब बातें कॉपी में, रजिस्टर में नोट हो रही होती हैं। उन नेताओं को ये पता भी नहीं चलता। उन नेताओं को ऐसा लगता है कि उन्होंने ये विवादित बोल बोलकर वो हेडलाइन में आ गए, लगातार उन्हें मीडिया में जगह मिल रही है, हेडलाइंस मिल रही हैं, उन पर न्यूज चैनल्स में डिबेट कराए जा रहे हैं, इसलिए अब वो बड़े नेता हो गए और अब वो लोकप्रिय हो गए। नेताओं को अक्सर ऐसा ही लगता है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सब कुछ नोट कर रहा होता है और समय आने पर वो अपना फैसला सुनाता है। तो देखिए, जैसे भोपाल से इस बार साध्वी प्रज्ञा को टिकट नहीं मिला। ये वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बताया था। इसी तरह लोकसभा में सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की भी टिकट कट गई और पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट से सांसद प्रवेश वर्मा को भी इस बार टिकट नहीं मिला और उन्होंने भी 2022 में जनता से मुसलमानों का बहिष्कार करने की अपील की थी। तालियां तो बहुत बजी थीं उस समय, सोशल मीडिया पर भी वो लगातार ट्रेंड करते रहे थे, लेकिन नाम नोट हो गया और आज टिकट कट गई। इसलिए जो तमाम लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं से ही शायद ये कहती है कि वो सांप्रदायिक बयान दें और इससे बीजेपी को फायदा होता है, आज वो जो थ्योरी है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये तीनों नेता ऐसे थे जिन्होंने ऐसे बयान दिए और तीनों की टिकट कट गई। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच इस तरह के मुद्दों पर क्या है। इससे भी बड़ी बात यह कि इन 195 उम्मीदवारों में से केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट से बीजेपी ने अब्दुल सलाम को टिकट दिया है, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यानी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में मुस्लिम समुदाय को संदेश देने की कोशिश की है। वो लोग जो ये कहते हैं कि बीजेपी कभी भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देगी, आज ये बात भी बीजेपी ने झुठला दी है। वजह नहीं होती, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन एक अपने सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और हमारे यहाँ संगठन ही महत्वपूर्ण होता है। संगठन का जो निर्णय है, हमें बिना कुछ भी क्या, क्यों, कैसे, किस लिए किए हुए, वह निर्णय सहज स्वीकार होता है और वह है भोपाल के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे, संगठन के लिए मिलकर के काम करके उनको हम सब विजयी बनाएंगे। इस बार 400 पार, बारंबार मोदी सरकार। एक और बात आज अब आपने नोट की होगी, जो बीजेपी और विपक्षी दलों में बहुत बड़ा फर्क है, वो ये कि बीजेपी जब किसी सांसद की, किसी बड़े नेता की टिकट काटती है तो सांसद बगावत पर उतारू नहीं होता। वो सांसद ये नहीं कहता कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। वो सांसद एक अनुशासित सिपाही की तरह यही कहता है कि पार्टी बड़ी है और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं खुशी खुशी उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये सीट मेरी नहीं है, ये टिकट मेरी नहीं है, ये पार्टी की टिकट है, पार्टी की सीट है, पार्टी का पद है और पार्टी किसी को भी देगी। इसलिए बीजेपी में आपको इन मुद्दों पर बगावत होते हुए दिखाई नहीं देगी। और आपने देखा होगा हाल ही में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को, वहां के मुख्यमंत्रियों को उस कुर्सी से हटा दिया, लेकिन कोई बगावत नहीं हुई, किसी ने कोई अनुशासन तोड़ा नहीं। लेकिन विपक्षी पार्टियों में अगर आप देखेंगे, या खासतौर पर अगर कांग्रेस में भी आप देखेंगे, जैसे ही किसी की टिकट कटती है, जैसे ही किसी को किसी पद से हटाया जाता है, लोग तुरंत पार्टी छोड़ने की बातें करने लगते हैं और बहुत सारे नेता तो पार्टी छोड़कर चले भी जाते हैं। तो ये एक फर्क है दोनों खेमों में। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 2 और बातें नोट करने वाली हैं। पहली ये कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़े बड़े बदलाव किए हैं। दिल्ली की 7 में से 5 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें से 4 नए हैं और इनमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का भी नाम है, जिन्हें नई दिल्ली की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 7 सीटों पर नए उम्मीदवारों को इस बार उतारा है। दूसरी बात यह कि इस बार बीजेपी ने अपने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया है। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से लड़ेंगे और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को भी त्रिपुरा पश्चिम से चुनाव में उतारा गया है। विदिशा संसदीय क्षेत्र से मेरे आत्मीय रिश्ते रहे हैं। मैं चला हूं
और मुझे कहते हुए गर्व है कि अटल जी ने जब ये सीट खाली की तो मुझे चुनाव लड़ाया गया, उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। और बाद में ये भी मेरा सौभाग्य कि स्वर्गीय सुषमा दीदी फिर इस सीट से मेरे बाद चुनाव लड़ी और भारत की विदेश मंत्री जैसे पदों पर रही। तो विदिशा से लड़नी सौभाग्य का विषय है। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की, कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। इस पहली लिस्ट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब एक नया टास्क दिया है और उनसे यह कहा है कि इस बार बीजेपी का लक्ष्य हर पोलिंग बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हासिल करने का होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि अभी हमारे देश में हर पोलिंग बूथ पर औसतन 850 वोटर्स होते हैं और अनुमान है कि इस बार देश में 12 लाख पोलिंग बूथ होंगे। 12 लाख पोलिंग बूथ पर लगभग 100 करोड़ वोटर्स लोकसभा के चुनाव में अपना वोट डालेंगे। अब आप सोचिए, इतने बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर, अगर हर पोलिंग बूथ पर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर बीजेपी 12 लाख में से 20% पोलिंग बूथ पर भी ये अतिरिक्त 370 वोट ले लेती है तो उसे पिछली बार के मुकाबले 8 करोड़ 88 लाख वोट ज्यादा मिलेंगे। और इतने वोटों के बढ़ने का मतलब यह होगा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीत सकती है। तो इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव है पूरा, बीजेपी का जो कैंपेन है वो एक आंकड़े के आसपास घूम रहा है और वो है 370। ये आंकड़ा है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए है 400 का आंकड़ा। इसलिए जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको बीजेपी के चुनाव प्रचार में ये दो आंकड़े जरूर दिखेंगे, 370 और 400। और हर चीज में आपको ये जो 370 का आंकड़ा है ये आपको अब देखने को, सुनने को मिलने वाला है। हम आपको अभी से तैयार कर रहे हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 31.3% वोट मिले थे, यानी 17 करोड़ 17 लाख वोट मिले थे 2014 में, तब बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी लोकसभा में। इसके बाद 2019 में जब बीजेपी को 22 करोड़ 91 लाख वोट मिले तब उसे 303 सीटें मिली और अब बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए बीजेपी को अपना वोट शेयर 38% से कम 45% के आसपास तो ले जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त 370 वोट हासिल करने का नया लक्ष्य रखा है। अगर आप 2014 से देखेंगे 2019 तक, तो हर बार बीजेपी अपना 5-6% वोट शेयर बढ़ाती चली आ रही है। और अगर इस बार भी बीजेपी ने अपना वोट शेयर 6% 7% बढ़ा दिया तो ये 370 सीटें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं अंदरूनी तौर पर वो ये चाहते हैं कि उनका वोट परसेंट 50% होना चाहिए इस बार, ऐसा वो सोचते हैं। हाफ सेंचुरी होनी चाहिए वोट परसेंटेज की, लेकिन देखते हैं आगे कितना हो पाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर बीजेपी ने इस बार 370 सीटें जीतने का ही लक्ष्य क्यों रखा। तो इसके पीछे शायद एक वजह यह हो सकती है कि हमारे संविधान में बड़े बड़े कानून बनाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, जिसमें सरकार को सदन के 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इस हिसाब से देखें तो लोकसभा के 543 सांसदों में से स्पेशल मेजॉरिटी के लिए सरकार को 362 सांसदों की आवश्यकता होगी और शायद इसीलिए बीजेपी इस बार 370 सीटें जीतकर लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहती है। और क्या आप जानते हैं कि अगर बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक देश एक चुनाव पर कानून बनाना है, वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून बनाना है, तो इसके लिए भी उसे सदन में स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। और इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए बीजेपी को लोकसभा में 370 सांसद तो चाहिए होंगे ही। और इसीलिए बीजेपी बार बार ये 370 के नंबर पर जोर दे रही है। और अगर ये 370 के नंबर आ जाता है उनका, तो फिर आगे चलकर बड़े बड़े कानून बनाना और कानूनों में बड़े बड़े संशोधन करना,
बीजेपी के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा और विपक्ष चाहकर भी उनके रास्ते में रोड़ा नहीं अटका पाएगा, उन कानूनों को, उन बदलावों को रोक नहीं पाएगा।